हेलो छात्रों, वेलकम टू लक्ष्य कोचिंग ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आप आज हम एक हाफ ईयरली का अभी जस्ट दिसंबर में हुआ उस पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे। उस पेपर के अंदर किस प्रकार के क्वेश्चन आए हैं, किस प्रकार के कौन से चैप्टर से किस टाइप के क्वेश्चन बने हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। विस्तार से एक्सप्लेनेशन करेंगे कि उसके अंदर और आने वाले बोर्ड के एग्ज़ाम के अंदर किस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, किस चैप्टर से कहाँ से किस टॉपिक से अधिकतर क्वेश्चन बन रहे हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। चलो आइए हम देखते हैं। फर्स्ट हमारे पास है निम्नलिखित। फर्स्ट इसमें है हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, जिसमें फर्स्ट है देखो, निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? घास, गेहूँ और आम। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि आहार श्रृंखला क्या होती है। आहार श्रृंखला का मतलब होता है कि एक जीव दूसरे जीव के ऊपर डिपेंड होना और उसके बढ़ना है होता है। जैसे इसके अंदर देखो, घास, घास को कौन खाएगा? बकरी, बकरी के बाद में कौन? मानव। तो ये इसका राइट ऑप्शन होगा कि आहार श्रृंखला का ये निर्माण करें। बाकी जैसे कि घास, घास को मछली नहीं खा रही है और बकरी मछली को नहीं खाएगी, तो ये भी इसका निर्माण नहीं कर रहा है। ये बकरी, गाय और हाथी भी इसका निर्माण नहीं कर रहे, क्योंकि ये सभी क्या हैं? घास खाने वाले हैं। इसका राइट ऑप्शन है घास और बकरी और मानव। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, लघुपतन के समय परिपथ में धारा का मान। लघुपतन क्या होता है? जब फेज वायर और न्यूट्रल वायर दोनों ही संपर्क में आने से क्या हो जाता है? लघुपतन होता है। लघुपतन होने से धारा का मान क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। धारा का मान क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो देखो इसमें क्या है? धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। इसका राइट ऑप्शन है सी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्र में दर्शाए गए कोई इलेक्ट्रॉन किसी चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है, तो इलेक्ट्रॉन पर आरोपित बल की दिशा क्या होगी? तो हमने पढ़ा था फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल में क्या कहता है कि अंगूठे, तर्जनी और मध्यमा को इस प्रकार फैलाएं कि एक दूसरे का लंबवत रहें और कि अंगूठा चालक की दिशा में, ये मैग्नेट, ये और फिर इस प्रकार की इसके अकॉर्डिंग हम देखें तो हम इसके अकॉर्डिंग जमाएं तो इलेक्ट्रॉन हमारे जानते हैं। मैं इधर बना देता हूँ डायग्राम। ये हमारे पास अंगूठा है, ये फोर्स चुंबकीय बल को प्रदर्शित करता है। चुंबकीय बल, ये चुंबकीय क्षेत्र, और ये विद्युत धारा। अगर हम इसके अकॉर्डिंग देखें तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन दे रखा है यहाँ पर, हमारे पास यहाँ पर क्या विद्युत धारा है। तो इलेक्ट्रॉन की जो दिशा होती है उसके विपरीत दिशा के अंदर विद्युत धारा की दिशा होती है। तो अगर हम देखें तो इसमें देखो, इलेक्ट्रॉन की दिशा इस तरफ है, तो हमारी विद्युत धारा की दिशा क्या है? ऊपर की ओर है, ऊपर की ओर है। और चुंबकीय क्षेत्र क्या है? इस दिशा में है। तो हमारे पास आरोपित बल की दिशा क्या होगी? जो पेज होगा, जो पेज के भीतर की ओर होगा। अगर हम देखें, देखो, अगर इसको हम बोलें कि चुंबकीय बल की अगर ये है, चुंबकीय क्षेत्र को इधर दर्शा रहा है और विद्युत धारा की दिशा को इधर दर्शा रहा है, तो अगर हम इसका अकॉर्डिंग जमाएं तो ये देखो, अगर देख लो, चुंबकीय बल हमारे कागज़ के भीतर की ओर जा रहा है, तो हमारे पास कागज़ के भीतर की ओर उसकी दिशा होगी। आगे नेक्स्ट है, इसमें एक आगे हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? विद्युत शक्ति में हमने पढ़ा था P = VI। हमारे पास VI है, ये हमारे पे ये भी निरूपित कर रहा है। और हम जानते हैं कि क्या होता है? V = IR ओम के नियम से। तो अगर हम इसमें पुट करते हैं तो V क्या हो जाएगा? P क्या हो जाएगा हमारे पास? I² R। तो हमारे पास ऑप्शन भी ये भी है, I² ये भी सही है हमारे पास। और अगर हम
यहाँ से अगर हम निकालें, यहाँ से हम वैल्यू निकालें P इज इक्वल टू, अगर यहाँ से हम I की वैल्यू निकालते हैं, I की वैल्यू क्या हो जाएगी, I इज इक्वल टू V अपॉन R, इसमें पुट करते हैं तो ये हो जाएगी V स्क्वायर अपॉन R, और ये हमारे पास R, तो ये हो जाएगा हमारे पास R से R कैंसिल, तो क्या हमारे पास हो गया V स्क्वायर R अपॉन, ये भी हमारे सही है। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है, क्या पूछा गया है, शक्ति को निरूपित नहीं करता है, कौन नहीं करता है, कौन सा, हमारे पास ये नहीं करता है, तो इसका राइट ऑप्शन है बी। आगे बात समझ में आ रहा बच्चों? ओके। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां माइनस 15 सेंटीमीटर, माइनस के 15 सेंटीमीटर, अगर दर्पण तथा लेंस दोनों के बारे में पूछा गया है, तो यहाँ पर क्या होगा, दोनों ही क्या हो जाएंगे, हमारे पास अवतल हो जाएंगे, अवतल। क्यों? क्योंकि हमारे पास फोकस दूरी किस में है, यहाँ पर माइनस, ऋणात्मक है, ऋणात्मक है। आप लोगों ने देखा होगा कि हम क्या करते हैं, जो भी लेंस या दर्पण रखते हैं तो उसकी फोकस दूरी को कैसे रखेंगे, फोकस दूरी हमेशा उसकी मूल बिंदु के बाएं तरफ होती है, बिंब उधर बाएं तरफ होता है तो उधर से उसकी फोकस दूरी होगी, तो मैं हमारे पास इसका दोनों के दोनों क्या होंगे, अवतल होंगे। अब इसके बाद में हमारे पास है द्विसंकरण। द्विसंकरण में एक एलिल देगा R और RYY, किसको निरूपित करता है, R यहाँ पर हमारे पास निरूपित करता है, R है यहाँ पर है राउंड, और स्मॉल लेटर R है रिंकल, झुर्रीदार, और यहाँ पर Y कैपिटल करता है हमारे येलो, पीला को निरूपित करेगा, और Y यहाँ पर है स्मॉल लेटर Y, यहाँ पर हरे को, तो हमारे पास हो सकता है यहाँ पर क्या हो जाएगा कि यहाँ पर क्या है, गोल और पीला, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है इसमें, गोल और पीला, फर्स्ट इज ऑप्शन इज राइट। देखो नेक्स्ट इसमें क्या है, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, किससे संबंधित है, वृक्क मतलब हमारे पास है किडनी हम किसमें, एक्सक्रीटरी सिस्टम मतलब उत्सर्जन तंत्र के अंदर इसका उपयोग होता है, तो ये हमारे पास उत्सर्जन के लिए इसका ये संबंधित है। ब्यूटेनॉन एक चतुर कार्बन यौगिक है जिसका प्रकार्यात्मक समूह होता है, प्रकार्यात्मक मतलब क्रियात्मक समूह तो किससे संबंधित है, इसमें ऑन, ब्यूटेनॉन आया हमारे पास, ब्यूटेनॉन इसके अंदर क्या जुड़ा हुआ है, ब्यूटेन प्लस ऑन, मतलब ऑन किसके लिए प्रयोग होता है, यहाँ पर कीटोन के लिए, किसके लिए प्रयोग होता है बेटा, कीटोन के लिए, तो इसका अंदर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास, कीटोन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्या है, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो उसका पीएच क्या होगा, मतलब लाल लिटमस को क्या कर रहा है, नीला कर रहा है बेटा, क्या कर रहा है, लाल को नीला। अगर आपको मालूम नहीं बेटा तो देखो, तो एक आपको याद होगा, एक लड़के का नाम है अनिल, इसका मतलब है अम्ल क्या करता है बेटा, अम्ल नीले को लाल करता है, क्या करता है, नीले को लाल, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया हमारे पास कि लाल को नीला कर रहा है, तो इसका मतलब है हमारे पास, तो ये हमारे पास क्या हो सकता है, वो सार होगा, क्या होगा हमारे बेटा, सार होगा, तो सार है, तो सार की पीएच वैल्यू जो हमेशा होती है 7 से अधिक होती है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर 10। इसके बाद में हम आगे वाले क्वेश्चन देखते हैं। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, फिलिंग द ब्लैंक्स। देखो क्या है इसमें, CFC मतलब होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होते हैं। रसायनों ने ओजोन परत को नुकसान पहुंचाया है, जो सूर्य से आने वाली कौन सी किरणें होती है हमारे पास, यूवी किरणें, मतलब हमारे पास यूवी किरणें का मतलब हो गया
पराबैंगनी किरणें, पराबैंगनी किरणें, पराबैंगनी किरणें, पराबैंगनी किरणें से सुरक्षा प्रदान करता है। ओजोन क्या करता है, यूवी जो पराबैंगनी किरणें हैं उनसे हमारे को रक्षा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी चुंबक के चारों ओर एक होता है जिसमें चुंबक के बल का संसूचन किया जाता है। कि मतलब कि चारों एक क्या होता है, सेक्टर होता है, एक फील्ड होता है जहाँ पर क्या करता है चुंबक, क्या करता है बेटा, चुंबक उस सेक्टर को संसूचित किया जाता है जहाँ से कोई लोहे जैसी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सेक्टर, क्या आ जाएगा बेटा, सेक्टर, चुंबकीय सेक्टर। देखो विद्युत धारा का एसआई मात्रक, विद्युत धारा मतलब करंट, करंट का एसआई मात्रक होता है बेटा, देखो मैं बताता हूँ, करंट, विद्युत धारा, विद्युत धारा, विद्युत धारा होता है आवेश का समय, मतलब कि आवेश किस में नापते हैं, कूलाम, कूलाम प्रति सेकंड, कूलाम प्रति सेकंड का हो गया हमारे पास, ये भी लिख सकते हो आप वहाँ पर, कूलाम प्रति सेकंड, कूलाम प्रति सेकंड, या हम एक और बोल सकते हैं एम्पियर, एम्पियर, हम विद्युत धारा का मात्रा क्या हो जाएगा, एम्पियर। इसके बाद में है श्वेत प्रकाश का इसके अवयवी वर्णों में विभाजन, मतलब श्वेत प्रकाश, आपने देखा होगा कि वर्ण विक्षेपण की घटना एक प्रिज्म के द्वारा उसके अंदर 7 रंगों में विभाजित होना, जो सूर्य का जो प्रकाश होता है अपने 7 रंगों में विभाजित होना की जो घटना होती है, इस घटना को हम क्या बोलते हैं, वर्ण विक्षेपण। क्या बोलते हैं बेटा, वर्ण विक्षेपण। क्या बोलते हैं बेटा, वर्ण विक्षेपण, वर्ण विक्षेपण कहलाती है। और जो स्पेक्ट्रम, जो अवयवी जो वर्ण होते हैं उन अवयवी वर्णों को हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम बोलते हैं। देखो किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है। तो हमने ये एक छोटा सा फॉर्मूला बेटा, ये क्या है, छोटा सा, देखो क्या है, R बराबर 2F होता है। R यहाँ पर होता है वक्रता त्रिज्या और यहाँ पर होती है F, क्या होती है यहाँ पर, फोकस दूरी। तो क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर, तो यहाँ से देखो क्या बोला इसने, फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है। तो फोकस दूरी के बारे में पूछा है तो F इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, R/2। इसका मतलब हम बोल सकते हैं वक्रता त्रिज्या की क्या होगी, आधी होती है। क्या होगी बेटा, आधी होती है। क्या हो जाएगा बेटा, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। चलो नेक्स्ट, मेंडल ने, ग्रेगर जॉन मेंडल ने पौधे पर आनुवंशिकता का अध्ययन किया। कौन से पौधे पर किया बेटा, मटर के पौधे पर। कौन से पौधे पर बेटा, मटर के पौधे पर। पता है बेटा इसका साइंटिफिक नाम क्या है, पायसम सटाइवम। क्या है बेटा नाम उसका, साइंटिफिक नाम पायसम सटाइवम। नेक्स्ट देखो इसमें क्या है, लाल रक्त कोशिका, लाल रक्त कोशिका मतलब होगी हमारे पास RBC। क्या होगी बेटा, RBC। RBC में उपस्थित वर्णक, एक वर्णक उपस्थित होता है बेटा, क्या नाम है उसका, एक वर्णक होता है जिससे मतलब श्वसन वर्णक। तो क्या है, ऑक्सीजन का परिवहन में सहायक होता है। किसमें सहयोग होता है, ऑक्सीजन का परिवहन में। तो हमारे पास इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हीमोग्लोबिन। क्या हो जाएगा बेटा इसका, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन इसका राइट आंसर। ये एक श्वसन वर्णक होता है जो क्या करता है, तो ऑक्सीजन को फेफड़ों से विभिन्न ऊतकों कोशिकाओं तक पहुंचाने का कार्य करता है। नेक्स्ट, इस यौगिक का नामकरण बताना है। नामकरण बेटा, नामकरण 2 प्रकार से, एक तो होता है हमारे पास IUPAC नाम, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसके आधार पर नाम एक होते हैं, हम बोल सकते हैं योग रूड या रूड नाम भी होते हैं और प्रचलित नाम भी होते हैं। तो हम केवल इसके बारे में पूछा है, यौगिक का नामकरण मतलब IUPAC नाम पूछा है। तो IUPAC नाम क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं। ये ऐसी संरचना है, H यहाँ पर बनी है, ठीक है, और CHO
तो ये हो जाएगा, ये देखो CHO आ गया, तो मतलब एल्डिहाइड से संबंधित है। किससे संबंधित है बेटा? ये एल्डिहाइड से संबंधित है। एल्डिहाइड का है ये, तो प्रथम सदस्य है एल्डिहाइड का, तो ये हो जाएगा मेथेनेल। क्या हो जाएगा बेटा? ये मेथेनेल। मेथेनेल, मेथेनेल, मेथेनेल हो जाएगा इसका। नेक्स्ट इसमें कमरे के ताप पर, ठीक है, धातु द्रव अवस्था में होती है। कौन सी धातु अवस्था में होती है बेटा? एक ही है धातु बेटा, केवल एक द्रव अवस्था में होती है, जिसका नाम बोलते हैं पारा। क्या बोलते हैं बेटा? पारा। एक और नाम बोलते हैं इसका मरकरी। क्या बोलते हैं बेटा? मरकरी। और आप चाहे तो आप इसे Hg से भी लिख सकते हो बेटा, मरकरी, ठीक है। और अपच का उपचार करने के लिए, अपच, इंडाइजेशन, उसमें औषधि का उपयोग करते हैं। कौन सी औषधि? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये एक तरह का क्या होता है बेटा? एंटासिड होता है। एंटासिड का उपयोग हम यहाँ पर क्या हो जाएगा? एंटासिड होता है बेटा, ये एंटासिड होता है। एंटासिड क्या होता है बेटा? ये एंटासिड होता है। मिल्क और मैग्नीशिया, इसकी जगह, मिल्क और मैग्नीशिया की जगह और आप यूज़ कर सकते हो बेकिंग सोडा, खाने का सोडा, तो उसको पेट के अपच को दूर किया जा सकता है। नेक्स्ट इसके अंदर है, हम पढ़ते हैं अब आगे। इसके बाद में है निम्नलिखित प्रश्नों के एक शब्द एक पंक्ति में देना है। अब क्या है बेटा? एक एक पंक्ति में, ये एक शब्द में उत्तर देना है। बहुत ही अच्छे अच्छे टॉपिक से हैं क्वेश्चन आए हैं। देखो इसमें क्या है? जैविक आवर्धन क्या है? जैविक आवर्धन, जैविक आवर्धन बेटा कि क्या होता है कि आहार श्रृंखला से जुड़े हुए लोग रसायनों का एक जीव से दूसरे जीव में स्थानांतरित होना और वहाँ पर जाकर संचित होना, वो क्या कहलाता है? जैविक आवर्धन कहलाता है। मान लो कि कोई हमारे पास ये प्लांट्स है, यहाँ पर कोई पेस्टिसाइड या कोई इंसेक्टिसाइड इस पर क्या कर दिया? छिड़क दिया। इसको कोई का खाया, जैसे बकरी खाया, ठीक है, बकरी खाने के बाद, या कोई ये प्लांट डायरेक्ट कोई मानव खाया, तो ये मानव के पेट में जाकर ये जम जाएगा। जो भी केमिकल है इस मानव के अंदर जाकर जम जाएगा। जमने के कारण ये इसके अंदर ये केमिकल जो रसायन है ये संचित होता जाता है। इससे संचित होने जो होता है ये रसायन ही क्या कहलाता है? संचित होना ही क्या कहलाता है? जैविक आवर्धन कहलाता है। अब इसके बाद में है नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो क्या है? हमारे द्वारा उत्पादित अजैव निम्नीकरण कचरे से उत्पन्न होने वाली एक समस्या का नाम लिखिए। मतलब कि अजैव निम्नीकरण, अजैव निम्नीकरण क्या होता है बेटा? कि जो जीवों के द्वारा जो अपघटित नहीं हो सके, तो ऐसे हैं जैसे कि हमारे पास हैं बहुत से उदाहरण हैं, मैं बता देता हूँ। जैसे कि प्लास्टिक है, DDT है, ठीक है, ऐसी है, ये एक समस्या है, दैनिक समस्या है। ये एक जो अजैव निम्नीकरण है, जो मतलब आसानी से क्या और नहीं होती है? जीवों के द्वारा अपघटित नहीं होती है। देखो इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित विद्युत धारा चालक पर आरोपित बल कब अधिकतम होता है? अगर हम किसी विद्युत धारा के अंदर, किसी चालक के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं, तो उसमें धारा चालक पर आरोपित जो बल होगा, वो बल क्या होगा? कब होगा? जब चालक क्या होगा? जो चुंबकीय जो बल होगा बेटा, चुंबकीय जो बल होगा, थोड़ा इसको क्लीन कर लेते बेटा थोड़ा। तो क्या बोला इसने कि विद्युत धारा वही चालक पर आरोपित बल, कोई चुंबकीय क्षेत्र मान लो कि ये चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय जो क्षेत्र होगा, चुंबकीय क्षेत्र
और जो चालक होगा, तो ये चालक क्या होंगे, एक दूसरे पर लंबवत होंगे, एक दूसरे के लंबवत होंगे। जब जाकर ये क्या होगा, जो जो आरोपित जो बल होगा, जो चुंबकीय बल होगा, जो चुंबकीय जो बल होगा वो क्या होगा, अधिकतम होगा। चुंबकीय जो बल होगा वो क्या होगा, अधिकतम होगा। क्या होगा बेटा, अधिकतम होगा। ठीक है। नेक्स्ट देखो, किसी दिए गए क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र एक समान है। क्या बेटा है, चुंबकीय क्षेत्र कैसा बेटा, एक समान है। एक समान का मतलब समझिए बेटा, हाँ, इसे निरूपित करने के लिए कोई आरेख खींचिए। बेटा अगर एक समान चुंबकीय क्षेत्र बोले ना, तो इसका मतलब है वहाँ पर जो चुंबकीय जो अगर हम रेखाएं खींचेंगे, काल्पनिक रेखाएं, वो क्या होगी, बिल्कुल सीधी होगी। देखो कैसे होगी, मतलब हम बना सकते हैं इसका डायग्राम इस प्रकार से। देखो इस प्रकार से इसका हम बिल्कुल ये समांतर रेखाएं बना सकते हैं इस प्रकार से। तो हम ये किसको निरूपित करेगी, एक समान चुंबकीय क्षेत्र को, एक समान चुंबकीय क्षेत्र को निरूपित करेगी। चलो नेक्स्ट क्या होता है, विद्युत आवेश का मात्रक। विद्युत आवेश का मात्रक, विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है बेटा, विद्युत आवेश का मात्रक होता है बेटा आवेश। आवेश का मतलब होता है बेटा, देखो आवेश होता है जो उसका मात्रक जो होता है, आवेश का जो मात्रक होगा बेटा वो होता है बेटा कूलम। क्या होता है बेटा, कूलम। क्या होगा बेटा, आवेश का मात्रक क्या होगा, कूलम होगा। देखो विद्युत सेल को प्रतीक के रूप में निरूपित कीजिए। विद्युत सेल को निरूपित कीजिए। जो सेल होगा उसका प्रतीक कैसा होगा, सेल के लिए बेटा देखो, सेल के लिए ऐसा होगा, इसका मात्रक किस प्रकार से होगा। देखो बड़ी लाइन इसमें धनात्मक सिरे को बताएगी और ये छोटी वाली लाइन ऋणात्मक को बताएगी। ये विद्युत क्या होगा, विद्युत सेल को प्रदर्शित करेगा। इसके बाद में क्या है, अगर आपने एक से अधिक जोड़ दिए ऐसे, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये हमारे पास बैटरी हो जाएगी। बैटरी क्या हो जाएगी बेटा, बैटरी। सेल और बैटरी में बहुत फर्क है। नेक्स्ट देखो इसके अंदर, मानव में लिंग निर्धारण का केवल एक नामांकित चित्र बनाना है। मानव में लिंग निर्धारण के लिए आपको चित्र में आपको बताता हूँ बेटा। देखो एक नया पेज ऐड कर लेते हैं इससे संबंधित। तो देखो इसके अंदर हम मानव, मैंने लिख दिया इधर थोड़ा सा, ओके। यहाँ पर हम लिखते हैं नर, ठीक है, और मादा। आपको पता है नर और मादा में, नर के अंदर कौन से गुणसूत्र होते हैं, एक्स और वाई, और मादा के अंदर दोनों ही क्या होते हैं, एक्स होते हैं बेटा। ठीक है, कुल कितने गुणसूत्र होते हैं बेटा, 23 जोड़े होते हैं दोनों के अंदर, 23 जोड़े होते हैं। ठीक है, जिसमें 22 जोड़े समान होते हैं दोनों के अंदर। 22 जोड़े जो होते हैं वो क्या होंगे बेटा, समान होंगे। क्या होंगे बेटा, समान होंगे। और जो एक एक जो जोड़ा है वो क्या है, डिफरेंट होगा। अब इससे जो बनने वाला जो है, जो इनका निर्माण कैसे होगा, यहाँ से इसका एक्स, इसके एक्स के साथ में मिलकर क्या बनेगा, एक्स और एक्स, और फिर इसका एक्स के साथ में मिलकर और इसका एक्स के साथ मिलकर क्या बनाएगा बेटा, एक्स और एक्स, और इसका y और इसका x मिलकर बेटा बनाएगा, क्या बनाएगा, x और y। और इसी प्रकार से इसका y मिलकर बेटा और इसके y के साथ में मिलकर क्या, x के साथ मिलकर क्या बनेगा बेटा, x और y। ये होता है हमारे पास मानव में लिंग निर्धारण। देखो इसके अंदर हम आप देखोगे कि ये देखो ये हमारे पास, और ये देखो ये बना, एक हमारे पास ये बना और एक ये हमारे पास बना। तो हम ये देखो जो एक्स एक्स आ रहे हैं तो ये हो गए हमारे पास लड़की। क्या हो गया बेटा, लड़की। और ये क्या हो गए, दोनों लड़के। ठीक है, लड़के। आगे बात समझ में बेटा। अब इसमें देखो तो हम कह सकते हैं कि 50% क्या होगी, लड़कियां होगी, और 50% ही क्या होंगे बेटा, लड़के
होंगे। इस प्रकार से मानव का लिंग निर्धारण होता है। आप चाहो तो इसके साथ में हम ऐसे भी ऐड कर सकते हैं इसमें 22 प्लस XY और यहाँ पर 22 प्लस XX, ये बिल्कुल होगा। अब इसके बाद में है थोड़ा सा देख लेते पीछे कि हमारा कहीं क्वेश्चन जो छूट नहीं गया, छूट गया बेटा। देखो ऑक्सीकारक, ऑक्सीकारक क्या होता है बेटा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीकारक होता है बेटा जो ऑक्सीजन, जो किसी दूसरे यौगिक को ऑक्सीजन देने की क्षमता रखते हैं। क्या करते हैं बेटा? दूसरे यौगिक को ऑक्सीजन देने की क्षमता रखते हैं। तो ऐसे यौगिक क्या कहलाते हैं? ऑक्सीकारक कहलाते हैं। जैसे कि पोटेशियम डाइक्रोमेट, जैसे कि पोटेशियम डाइक्रोमेट। चलो मैं इधर लिख देता हूँ बेटा K2Cr2O7, ये अम्लीकृत होता है बेटा, अम्लीकृत, अम्लीकृत। और एक और होता है बेटा क्षारीय, क्षारीय बेटा क्या होता है? क्षारीय, क्षारीय होता है बेटा पोटेशियम परमैंगनेट KnNO4। ये दोनों ही ऐसे यौगिक होते हैं बेटा जो क्या करते हैं? दूसरे यौगिक को क्या करते हैं? ऑक्सीजन देने की क्षमता रखते हैं। देखो जब कोई अम्ल किसी धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन सी गैस उत्पन्न होती है? बेटा क्या बोला इसने कि कौन सी धातु, मतलब कि अम्ल की क्रिया करवानी, किससे करवाने के साथ बोला बेटा? धातु के साथ बोला है। किसके साथ बोला है? अम्ल की धातु के साथ। अगर हम अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो मैं थोड़ा सा एक और ले लेता हूँ आगे उसमें। देखो धातु के अम्ल के साथ अभिक्रिया क्या होती है? देखो ये हमारे पास धातु ले लिया सोडियम, जो धातु है इसके साथ अम्ल की क्रिया कराए HCl, ये लो HCl, तो हमारे पास क्या बनेगा? NaCl प्लस H2 गैस। कौन सी गैस निकली बेटा? कौन सी गैस निकली? हाइड्रोजन गैस, गैस निकली। कौन सी गैस निकली बेटा? हाइड्रोजन गैस। देखो इसके बाद में लास्ट में कौन सा बच गया? शुद्ध जल का pH कितना होता है? शुद्ध जल का, शुद्ध का मतलब हो गया बेटा यहाँ पर शुद्ध जल होता है अशुद्ध जल, और अशुद्ध जल के बारे में पूछा बेटा। ये अशुद्ध जल, अशुद्ध जल, अशुद्ध जल का जो pH होता है बेटा वो क्या होता है? वो उदासीन प्रकृति का होता है। क्या होता है ये बेटा? ये उदासीन होता है बेटा। ये जिसका pH होता है बेटा क्या होता है? pH 7 होता है। कितना होता है बेटा? ये 7। नेक्स्ट, अब इसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट। देखो अब इसमें क्या बोला है कि पीतल व तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए? क्या बोला है बेटा? पीतल और तांबे के बर्तनों में खट्टे पदार्थों को क्यों नहीं रखना चाहिए? इसका कारण है बेटा पीतल और तांबा क्या है बेटा? यहाँ पर पीतल और तांबे क्या है? यहाँ पर धातुएं हैं। क्या है बेटा? ये धातुएं हैं। और धातु और दही और खट्टे पदार्थ, दही और खट्टे पदार्थ में क्या होते हैं बेटा? क्या होते हैं? अम्ल होते हैं। कैसे होते हैं बेटा? ये अम्ल। धातु और अम्ल क्या क्रिया करके अब क्या बनाएंगे? क्या बनाएंगे बेटा? लवण बनाते हैं। कौन से बनाते हैं? लवण बनाते हैं, जो क्या होते हैं? जहरीले प्रकृति के होते हैं। कैसे होते हैं बेटा? ये जहरीले प्रकृति के होते हैं। इस कारण से क्या है? पीतल और तांबे के बर्तनों में खट्टे पदार्थों को नहीं रखना चाहिए। अगर खट्टे पदार्थ को रख दिया तो ये क्रिया करके लवण बनाएंगे, जहरीले पदार्थ, और जहरीला, और खाने से किसी की मृत्यु भी हो सकती है। नेक्स्ट इसके अंदर है रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर, रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर धातुओं है अधातुओं में विभेद कीजिए। रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर बताना बेटा, क्या हम किन के अंतर बताना है? धातुओं और अधातुओं में विभेद बताना है। चलो देख लेते थोड़ा सा क्या है इसमें। यहाँ पर मैं बताता हूँ धातु और अधातु। क्या बताना बेटा? इसके अंदर अंतर बताना है। किसके आधार पर बताना बेटा? रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर। किनके आधार पर? रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर।
रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर। पहला है धातु। धातु ऑक्सीजन से क्रिया कर क्या बनाते हैं? धातु ऑक्साइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं बेटा? धातु ऑक्साइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? धातु ऑक्साइड। और वैसे ही ये भी क्या करते हैं? ये भी अधात्विक ऑक्साइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं बेटा? ये अधात्विक ऑक्साइड। क्या बनाएंगे बेटा? अधात्विक ऑक्साइड। क्या बनाएंगे बेटा? अधात्विक ऑक्साइड। धात्विक जो धातु ऑक्साइड जो होते हैं बेटा, ये सारे प्रकृति के होते हैं। ये सारे ऑक्साइड होते हैं बेटा। क्या होते हैं? ये सारे ऑक्साइड। और ये अम्लीय ऑक्साइड होते हैं बेटा। ये क्या होते हैं? ये अम्लीय ऑक्साइड होते हैं। कौन से होते हैं बेटा? ये अम्लीय ऑक्साइड। अम्लीय ऑक्साइड। देखो नेक्स्ट, इसके बाद में ये तीसरा है इसमें धातु। धातु जो है अम्ल के साथ क्रिया करके, कौन से अम्ल करेंगे साथ बेटा? केवल तनु अम्ल। किनके साथ में बेटा? तनु अम्ल। तनु अम्लों के साथ क्रिया करेगी। क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देती है। परंतु अधातु जो होते हैं तनु अम्लों के साथ क्या करेंगे बेटा? तनु अम्लों के साथ में क्या करेंगे? तनु अम्लों के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करते हैं। क्या नहीं करेंगे बेटा? कोई विक्रिया नहीं करते हैं। आगे बात समझिए बेटा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा तो लाइक करना, शेयर करना। देखो इसके बाद में कार्बन एवं उसके यौगिकों का उपयोग अधिकतर अनुप्रयोगों में ईंधन के रूप में क्यों किया जाता है? बेटा कार्बन जो होता है या उससे बने वाले जो यौगिक है, उन यौगिकों का उपयोग किसके लिए ईंधन के रूप में क्यों करते हैं बेटा? इसका एक रीजन है, क्योंकि ये क्या है? स्वच्छ ईंधन के रूप में उपयोग में होता है। किसके रूप में बेटा? स्वच्छ ईंधन के रूप में। ठीक है। और इनकी जो कैलोरी जो ऊर्जा होती है, बेटा, कैलोरी जो ऊर्जा होती है ये उच्च होती है। कैलोरी जो मान होता है इसका, ऊर्जा का जो मान होता है उच्च होता है, इसका उच्च होता है। ठीक है। और स्वच्छ ईंधन के रूप में कैलोरी ऊर्जा का मान होता है। और इनका जो है इग्निशन जो टेम्परेचर होता है वो मध्यम प्रकृति का होता है। चलो नेक्स्ट, इसके बाद में तो पुष्प का अनुदेश के लिए कार्ड का नामांकित चित्र बनाइए। ये भी आप लोगों ने पहले भी पढ़ चुका है बेटा। ये हमने इसके अंदर पहले भी क्लासों के अंदर आ चुका है। मैं बना के बता देता हूँ कि पुष्प का नामांकित चित्र कैसा आता है। इसमें इस प्रकार से थोड़ा सा इसको मैं ऊपर बनाता हूँ। देखो थोड़े इसको हटा देते हैं। देखो बहुत अच्छा डायग्राम बनाएंगे, देखेंगे। चलो देखो क्या है इसमें पुष्प का नामांकित चित्र। देखो इस प्रकार से ये आराम से इस प्रकार से है। और यहाँ पर ये देखो इस प्रकार से जाकर ये इस प्रकार से ये हो गया हमारे पास। और ये इस प्रकार से देखो, इस प्रकार से ये देखो ये हमारे पास यहाँ पर ये छोटे छोटे कण होते हैं इधर इसके ऊपर, और इधर भी इसमें कण होते हैं। ठीक है। ये हमारे पास क्या होता है? ये पराग कोश होता है। पराग कोश होता है बेटा। ये क्या होता है? पराग कोश। पराग कोश के अंदर ये जो कण हो आपको दिख रहे हैं, ये जो कण है इसमें आपको ये क्या है? पराग कण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा? ये पराग कण। नेक्स्ट देखते हैं। और ये जो डंडी आपको दिख रही है इसकी, ये हमारे पास होता है तंतु। क्या होता है बेटा? ये तंतु। और आपको ये पुष्प का ये दिख रहे हैं आपको, ये कहलाता है बेटा दल। क्या कहलाता है? दल कहलाता है। और ये जो नीचे वाला जो हिस्सा होता है बेटा, ये ग्रीन कलर का होता है, हरा होता है।
जो क्या कैसा है ये बाह्य दल होता है। क्या होता है ये बेटा, ये बाह्य दल, ये बाह्य दल होता है। और जो ये पूरा जो ये वाले जो भाग होते हैं ये किस में होता है बेटा, पुंकेसर में होता है। क्या होते हैं इनको, क्या बोलते हैं पूरे को, पुंकेसर। क्या बोलते हैं बेटा, पुंकेसर बोलते हैं। अब देखो ये क्या है, ये वाला भाग, ये कहलाता है हमारे पास वर्तिकाग्र। क्या बोलते हैं बेटा इसको, वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र बोलते हैं। और ये हमारे पास क्या कहलाती है, वर्तिका। क्या होती है बेटा, ये वर्तिका होती हैं, ठीक है। और ये हमारे पास इस प्रकार से क्या है, ये हमारे पास ये है अंडाशय। क्या होता है बेटा, ये अंडाशय। क्या होता है ये, अंडाशय। ये तीनों ही जो भाग होते हैं बेटा, ये किसके होते हैं, ये स्त्री केसर के भाग होते हैं। किसके होते हैं बेटा, स्त्री केसर के भाग होते हैं ये। आगे बात सुनिए, ये होता है इसके अंदर पुरुष का नामांकित चित्र। देखो अब इसके बाद में है द्विखंडन और बहुखंडन में किस प्रकार भिन्न होता है। द्विखंडन और बहुखंडन किस प्रकार से भिन्न होता है। द्विखंडन में बेटा कि एक कोशिका, एक पैतृक कोशिका से दो पुत्री कोशिका का निर्माण होता है। परंतु बहुखंडन में क्या होता है बेटा कि एक पैतृक कोशिका से बहुत सारी कोशिकाओं का निर्माण होना, ये होता है बहुखंडन। परंतु द्विखंडन में क्या होता है, एक ही कोशिका से दो कोशिकाओं का निर्माण होना, ये होता है हमारे पास द्विखंडन। आगे बात समझे बेटा, ये तो ये इसका इस प्रकार से ये भिन्न है। तारे क्यों टिमटिमाते हैं बेटा, तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तारे के टिमटिमाने के लिए देखो आकाश क्या होता है बेटा, आकाश में, ठीक है, अलग अलग तापमान के कारण, तो जो तापमान के कारण क्या होता है बेटा, अलग अलग वहाँ पर लेयर बन जाती है। तापमान में अंतर के कारण क्या हो जाता है वहाँ पर, ठीक है, वहाँ पर लेयर्स बन जाती है। लेयर के कारण क्या होता है वहाँ पर, उन सभी लेयर का क्या होगा बेटा, उन सभी लेयर का क्या होता है, उन सभी लेयर का क्या हो जाएगा बेटा, उन सभी लेयर का क्या हो जाता है, उन सभी लेयर का अपवर्तनांक क्या होता है बेटा, अपवर्तनांक जो होता है, अपवर्तनांक, अपवर्तनांक क्या होता है बेटा, भिन्न भिन्न होता है। उन सभी लेयर्स का क्या होता है, उन परतों का सभी का क्या होगा, अपवर्तनांक भिन्न भिन्न होने के कारण, भिन्न भिन्न होने के कारण हमारे को वो तारों से आने वाली जो प्रकाश किरणें हैं जो है, ठीक है, अलग अलग लेयर से गुजरती हुई हमारे पास पहुंचती है। हमारे को ऐसा लगता है हमारे क्या है, टिमटिमा रहे हैं। नेक्स्ट इसके बाद में है देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है कि क्या बोला इसमें, 400 वाट अनुमत की कोई विद्युत रेफ्रिजरेटर 8 घंटे प्रतिदिन चलाया जाता है। कितने घंटे चला रहे बेटा, 8 घंटे प्रतिदिन चला रहे हैं। तो 3 रुपये प्रति किलोवाट की दर से, किलोवाट आवर की दर से 30 दिन तक चलाने के लिए ऊर्जा का मूल्य क्या होगा। तो ये है हमारे पास ऊर्जा से मतलब कि हमारे पास विद्युत शक्ति से संबंधित क्वेश्चन है। ये किससे संबंधित बेटा, विद्युत शक्ति से संबंधित क्वेश्चन। चलो देखते हैं विद्युत, इससे हम कर लेते हैं क्वेश्चन। क्या बोला इसमें कि 400 वाट कि हमारे पास पी की वैल्यू हमारे क्या दे रखी है बेटा, 400 वाट। क्या दे रखी है बेटा, 400 वाट। और फिर क्या दे रखा है बेटा, इसमें क्या दे रखा है, 400 वाट। और हमारे पास समय दे रखा 8 घंटे प्रतिदिन, 8 घंटे प्रतिदिन दे रखा है। क्या दे रखा है बेटा, टाइम दे रखा है बेटा 8 घंटे, 8 घंटे प्रतिदिन ये दे रखा है। और चार्ज उसमें देखो चार्ज कितना दे रखा है हमारे पास, चार्ज हमारे को दे रखा है और कितने दिन के लिए, 30 दिन के लिए बोला बेटा, कितने दिन के लिए बोला है, 30 दिन के लिए बोला है। और 3 रुपये प्रति दर, रेट क्या है इसकी, 3 रुपये प्रति दर। आपको रेट क्या दे रखी है हमारे को, क्या दे रखी है बेटा, रेट हमारे को क्या दे रखी है, रेट हमारे को दे रखी है बेटा 3 रुपये, 3 रुपये प्रति किलो वाट आवर, इसमें इतना दे रखा है। और हमारे को टाइम दे रखा है 8 घंटे। तो हमारे पास अगर हम इसको सही करें तो ऊर्जा विद्युत खर्च
विद्युत खर्च जो होगी वो क्या होगी बेटा, देखो P इंटू टी अपॉन 1000, ये किस में होगा बेटा, ये P इंटू टी किसके अंदर होगा, विद्युत खर्च कितना होगा बेटा, हमारे P की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है 400 इंटू समय कितना दे रखा हमारे पास 8 घंटे, 8 घंटे, लेकिन कितने दिन के लिए बोला बेटा, ये 30 दिन के लिए, 30 डेज के लिए बोला गया है। कितने दिन के लिए बोला बेटा, 30 दिन के लिए बोला है। कितने दिन के बोला, 30 दिन, तो हमारे को यहाँ पर हमारे को लिखना पड़ेगा 30। फिर इसके बाद में हमारे पास देखो इसमें 1000 ये हो जाएगा, ये 1000। देखो इसके अंदर क्या हो जाएगा बेटा, ये देखो ये 20 से 20 कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल, तो हमारे पास कितना हो गया, ठीक है। अब देखो 8 या 24 24 चौके 96 96 किलो वाट आवर, तो कितना किलो वाट आवर, इसका मतलब है लगभग कितना हो गया, ये 96 यूनिट, कितना यूनिट खर्च हो गया बेटा उसमें 30 दिन के अंदर 96 यूनिट। और ये हमारे को बोला गया है कि एक जो यूनिट है कितने रुपए की आ रही है बेटा, कितने रुपए खर्च हो रहा है उसका, कितना विद्युत खर्च हो रहा है उसका, 3 रुपये। तो देखो खर्च राशि कितना हो जाएगा बेटा, देखो कितना हो जाएगा बेटा, देखो इसमें तो हो जाएगा, हम बोल सकते हैं 96 इंटू 3, तो हमारे पास हो जाएगा इतने रुपए खर्च हो जाएंगे बेटा, कितने रुपए के 228 रुपये। आगे बात समझिए, इतने रुपए उसमें खर्च हो जाएंगे। आगे बात समझिए, समझ में आ रहा है, ओके। नेक्स्ट देखो हमारे पास क्या है, अब देखो इसके अंदर हमारे पास क्या है नेक्स्ट, कि अब देखो अब कौन से क्वेश्चन आगे, सेक्शन नंबर सी, सेक्शन नंबर सी बेटा, ये कितने मार्क्स के हैं, ये 5 मार्क्स से संबंधित क्वेश्चन है बेटा, 5 मार्क्स से संबंधित है। कि अब देखो अब क्या इसमें बोला गया, दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्नों को उत्तर देना है। कैसे, विस्थापन एंड द्विविस्थापन अभिक्रियाओं में अंतर बताना है, और इन्हें अभिक्रियाओं के क्या कर लिखना है, आपको समीकरण भी लिखना है। तो विस्थापन और द्विविस्थापन, विस्थापन अभिक्रिया वो होती है जिसके अंदर क्या है, एक अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को उसके यौगिक से विस्थापित कर दे। क्या होता है बेटा, कम क्रियाशील धातु के यौगिक को अधिक क्रियाशील धातु के द्वारा उसके यौगिक से क्या कर दें, विस्थापित कर दें, ये होता है। लेकिन द्विविस्थापन में क्या होता है बेटा, द्विविस्थापन में होता है कि उसमें पदार्थों के जो आयन होते हैं उन आयनों का आदान प्रदान होता है। क्या होता है बेटा, आयनों का आदान प्रदान। तो हम इसके एग्जाम्पल भी हम देख सकते हैं, तो एग्जाम्पल में इधर लिख देता हूँ विस्थापन का, तो थोड़ा सा चलो इसका एक बढ़ा लेते हैं। देखो विस्थापन के लिए, देखो विस्थापन के लिए क्या हो जाएगा हमारे पास, विस्थापन अभिक्रिया के लिए, विस्थापन अभिक्रिया के लिए, विस्थापन अभिक्रिया के लिए हो जाएगा CuSO4 कॉपर सल्फेट के विलयन में अगर हम लोहे की किट डालते हैं तो ये क्या बन जाएगा, फेरस सल्फेट FeSO4 प्लस Cu। तो इसमें क्या है, कॉपर सल्फेट के विलयन में ये कॉपर क्या है, फेरस से कम क्रियाशील है। तो इससे क्या करता है, फेरस क्या करता है, आयरन जो क्या करता है, कॉपर सल्फेट के विलयन में से उसको विस्थापित करके वहाँ पर हो जाता है। लेकिन द्विविस्थापन में क्या होता है, द्विविस्थापन में क्या होता है बेटा, विस्थापन में क्या होता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है बेटा, देखो बेरियम सल्फेट सोडियम Na2SO4, फिर बेटा सोडियम सल्फेट Na2SO4 प्लस इसके बाद में हो जाएगा हमारे पास BaCl बेरियम क्लोराइड के साथ में ये अभिक्रिया करवाते हैं। तो क्या हो जाएगा बेटा, आयनों का आदान प्रदान होगा। क्या होगा बेटा, आयनों का आदान प्रदान। देखो क्या होता है, देखो इसमें हो जाएगा हमारे पास, देखो NaCl और फिर BaSO4
केवल इसमें क्या हुआ, आयनों का आदान प्रदान हुआ। देखो सोडियम के साथ सल्फेट है, यहाँ पर बेरियम के साथ में क्या है, क्लोराइड है, इसलिए सोडियम किसके साथ, क्लोरीन के साथ में, और सोडियम बेरियम के साथ में ये यौगिक बनाता है। आगे बात सुनिए, ये होता है हमारे पास अंतर। ऊष्मा सेपी अभिक्रिया और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया का अर्थ क्या है। ऊष्मा सेपी के अंदर होती है ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके अंदर ऊष्मा का क्या हो, उत्सर्जन हो, उसे बोलते हैं ऊष्मा सेपी अभिक्रिया। जैसे इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि श्वसन भी एक क्या होती है, एक ऊष्मा सेपी अभिक्रिया होती है। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया क्या होती है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके अंदर क्या होती है, रासायनिक संपन्न होती है, तो उसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, तो ऐसी अभिक्रिया कहलाती है रासायनिक ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। देखो इसके अंदर क्या है, उदाहरण में हम बोल सकते हैं, इसका उदाहरण कि हाइड्रोजन की क्रिया आयोडीन के साथ में कराई जाती है, तो 2HI इसके अंदर ऊष्मा का अवशोषण होता है। ये ऊष्मा का अवशोषी, ऊष्मा का प्लस ऊष्मा का क्या होगा, अवशोषण होगा, तो ये हो जाएगा ऊष्मा शोषी का उदाहरण। और एक ऊष्मा सेपी का उदाहरण हम बोल सकते हैं श्वसन की एक प्रक्रिया। चलो नेक्स्ट देखते हैं, मनुष्य में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि श्वसन की जो प्रक्रिया होती है, श्वसन में हम क्या करते हैं, जब हम सांस लेते हैं फेफड़ों के द्वारा कोशिकाएं होती हैं, कोशिकाओं से क्या है, ब्लड के द्वारा ऑक्सीजन को ले लिया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर दिया, रिलीज कर दिया जाता है। फिर उसके बाद में क्या होता है कि वो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के द्वारा विभिन्न अंगों तक पहुंचाते हैं, और वहाँ से उन अंगों से ऊतकों से होते हुए वापस कोशिकाओं से होते हुए हम कहाँ पर आ जाएगा, फिर वो फेफड़ों तक पहुँचता है और वहाँ पर एक्सक्रीट कर दिया जाता है। ये होता है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड का और परिवहन कैसे होता है। ये श्वसन के लिए क्या होता है, ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए जिसका एक जलीय जीव या फिर से स्थलीय जीव किस प्रकार लाभप्रद होता है। देखो श्वसन क्या होता है बेटा, तो इसमें क्या है, दो तरह के जीवों के बारे में बताया गया, एक तो जलीय जीवों के बारे में बताया गया है, एक स्थलीय जीवों के बारे में बताया गया है। जलीय जीवों के बारे में क्या है, जलीय जीव बेटा, जलीय जीवों के जल के अंदर जो सीमित मात्रा में ऑक्सीजन होती है, क्या होती है बेटा, सीमित मात्रा में ऑक्सीजन, परंतु जो स्थलीय जीवों के अंदर पर्याप्त मात्रा के अंदर क्या होती है, ऑक्सीजन होती है। इसलिए क्या है, स्थलीय जीवों के लिए ये ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए अधिक लाभप्रद है श्वसन के लिए। चलो नेक्स्ट क्या है इसमें, देखो हमारे श्वसन में वसा का पाचन कैसे होता है, ये प्रक्रम कहाँ होता है। वसा का पाचन इमल्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है, जो छोटे छोटे कणों में विभाजित होती हैं। और ये जो प्रक्रिया, ये प्रक्रम जो होता है, एक तो अमाशय में होता है, अमाशय, और एक और होता है छोटी आंत में, दोनों में होता है बेटा, ये छोटी आंत दोनों में प्रक्रम ये होती है, दोनों के अंदर होता है। भोजन में पाचन के लार्म की भूमिका क्या है कि भोजन में पाचन में लार की क्या भूमिका है। लार बेटा, लार अगर लार से ही क्या आता है, भोजन की लुगदी बनती है, भोजन को चिपकने से बचाती है। और उसके अंदर लार के अंदर एक एंजाइम पाया जाता है जिसे है टाइलिन एंजाइम या लार एमाइलेज बोलते हैं। ये लार एमाइलेज और ये एंजाइम भोजन को पचाने में सहायक होता है, भोजन चिपकने से बचाता है, और ये सहायता करता है भोजन पचाने में। इस प्रकार से ये है। नेक्स्ट हम देख सकते हैं इसके बाद में, देखो अब लास्ट पड़ाव की ओर है। पादप हार्मोन क्या है, पादप हार्मोन ये कार्बनिक यौगिक होते हैं जो क्या करते हैं कि पौधों में वृद्धि के लिए सहायक होते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं, इनको वृद्धि नियामक भी बोलते हैं। देखोगे किसी से सहारे के चारों ओर प्रतान की वृद्धि में ऑक्सीजन किस प्रकार सहायक है कि कोई मतलब कि पौधा होता है उसके प्रतान में वृद्धि, ऑक्सीजन जो हार्मोन जो होता है, ऑक्सीजन हार्मोन क्या करता है कि उसमें इस प्रकार सहायक होता है। जैसे मान लो कि एक प्रतान है, ये प्रतान है, इसमें ये ऑक्सीजन हार्मोन क्या करता है, इस भाग से नीचे वाले हिस्से में आ जाता है, इससे हल आने के बाद ये वृद्धि करता है, वृद्धि करने से ये किसी के सहारे मतलब सहारे में सहायक होता है, ये वृद्धि सहायक होता है ये
इसी उसके वृद्धि में एवं सहायक होता है ये। एड्रेनलिन रुधिर स्रावित होती है जो हमारे शरीर में क्या अनुक्रिया करती है। ये बेटा एड्रेनलिन जो होती है ये क्या होता है, इमरजेंसी हार्मोन स्रावित करती है। एड्रेनलिन जो ग्रंथि होती है वो क्या करती है, इमरजेंसी हार्मोन, आपातकालीन 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 हार्मोन स्रावित करती है, जिससे क्या होता है बेटा, हृदय की धड़कनें बढ़ना, सांस का बढ़ना, रुधिर का प्रवाह अधिक हो जाना, ये इसमें भय, डर और उससे लड़ने की क्षमता प्रदान करती है। आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है। आयोडीन युक्त नमक क्या होता है कि अगर हम आयोडीन नमक अगर नहीं लेते हैं, आयोडीन नमक नहीं लेते हैं तो आयोडीन नमक नहीं लेने से क्या होता है, हमारे पास जो ये ग्रंथि है, कौन सी है, इस कमी से एक रोग होता है जिसका नाम है गोइटर। क्या नाम होता है बेटा, गोइटर। ये थायराइड जो ग्रंथि होती है बेटा, कौन सी है, गले के अंदर जो एक ग्रंथि होती है, कौन सी ग्रंथि होती है बेटा, थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि जो होती है बेटा, ये थायराइड ग्रंथि जो होती है, ये आयोडीन की कमी से क्या हो जाती है, इसमें थायराइड ग्रंथि के अंदर सूजन उत्पन्न हो जाती है। सूजन उत्पन्न होने से कि ये एक गले के अंदर फुटबॉल जैसी लटक जाती है, जिस बीमारी को बोलते हैं गोइटर, या एक और नाम बोलते हैं इसको गेंगा रोग। क्या बोलते हैं बेटा, गेंगा रोग। आगे बात समझिए, ये होता है गेंगा रोग। ये एक और नाम बोलते हैं इसको गलगंड रोग भी कहते हैं इसको। चलो इसके बाद में नेक्स्ट देखो क्या बोला इसमें, हम वाहनों में उत्तल दर्पण के पास दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं। कि उत्तल दर्पण क्या करता है बेटा, कि उत्तल दर्पण पश्चदर्शी को क्या करता है, पश्चदर्शी का क्या करता है बेटा, है पूरा का पूरा हमारे को पीछे दिखाता, हमारे को पूरी इमेज दिखाता, उसका पूरी प्रतिबिंब को दिखाता है, पूरे सेक्टर को, बड़ा सेक्टर को बताता है, बड़े सेक्टर को छोटे सेक्टर के रूप में बताता है, छोटे सेक्टर में बता देता है, इसलिए इसको वरीयता देते हैं। आगे देखो उसमें किसी लेंस की एक डायोप्टर की क्षमता क्या होती है। डायोप्टर की क्षमता, एक डायोप्टर क्या होता है बेटा, डायोप्टर आप लोगों ने देखा है कि लेंस की जो क्षमता होती है P = 1/f। तो हम बोल सकते हैं जिस लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर हो, जिस लेंस की क्या हो, फोकस दूरी 1 मीटर हो, उस लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर कहलाती है। आगे बात समझे बेटा। फोकस बिंदु को परिभाषित कीजिए। फोकस बिंदु क्या होता है, फोकस बिंदु को हम बता सकते हैं, 1 मिनट को बेटा हम इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। देखो इसमें क्या बोला, इसमें फोकस बिंदु, कि फोकस बिंदु क्या होता है। देखो बेटा, कोई एक जो लेंस होता है, लेंस या दर्पण हो गया, दर्पण के समांतर आने वाली जो प्रकाश किरणें हैं किस बिंदु से गुजरती है, परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से गुजरती है उस बिंदु को हम क्या बोलते हैं, फोकस बिंदु कहते हैं। समझा गया बेटा, कि दर्पण के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से गुजरती है उस बिंदु को हम क्या बोलते हैं, फोकस बिंदु कहते हैं। देखो इसके बाद में निम्नलिखित परिस्थिति में प्रयुक्त दर्पण का प्रकार बताइए। किसी कार का अग्रदीप हेडलाइट, आगे की जो हेडलाइट होती है बेटा, आगे की हेडलाइट के अंदर कौन सा दर्पण का उपयोग करते हैं, अवतल दर्पण के लिए। किसका प्रयोग करते हैं, अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अवतल दर्पण का क्यों ही प्रयोग करते हैं बेटा, कि अवतल दर्पण का जो प्रयोग इसलिए करते हैं कि जो वो बल्ब लगा होता है हेडलाइट के अंदर, उसको अवतल दर्पण के फोकस बिंदु पर स्थापित किया जाता है, जिसके कारण ये होकर समांतर प्रकाश पुंज प्राप्त हो सके। इस कारण से अग्रदीपक हेडलाइट का उपयोग में अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। सौर बत्ती के अंदर भी क्या होता है बेटा, सौर बत्ती के अंदर भी क्या होता है, अवतल दर्पण का ही उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं, अवतल दर्पण का उपयोग। जिस वस्तु को या जिस धातु को गर्म करने के लिए किया जाता है, वहाँ पर आने वाली प्रकाश किरणों को क्या किया जाता है,
ठीक है, उन पर फोकसित किया जाता है। इसलिए तो आगे देखो, इसलिए अब इसके बाद में नेक्स्ट है इसका, उस दर्पण का नाम बताइए जो बीम का सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बना सके। ये केवल एक है अवतल दर्पण। कौन सी स्थिति पर होगा बेटा ये स्थिति होती है बेटा जब बिंब कहाँ पर रखा हो बेटा, बिंब होगा फोकस बिंदु और पोल के मध्य स्थित हो, इन दोनों के मध्य स्थित हो, तो उससे बनने वाला जो होगा बेटा वो आवर्धित होगा, सीधा होगा, यह होगा। आई होप आपको ये क्लास पसंद आएगी। इसको लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।